हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस है। यूनिट नंबर 3 के जो नवंबर 22 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके हमने सॉल्यूशंस सॉल्व किए हैं। तो वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। तो पर्ट है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स एंड सीपीएम है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों ही मेथड हम यूज करते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो हम एस्टिमेट कर सके और फिर उसको हम जितना कम हो सके कर सकते हैं। तो PERT इट्स अ टेक्निक फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज यूज टू मैनेज अनसर्टन दैट इज टाइम नॉट नोन। मतलब फॉर ईच एक्टिविटी हमें कितना टाइम लगने वाला है वो हम PERT से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीपीएम से क्या है, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ मेथड। सो इट्स अ टेक्निक फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज टू मैनेज only certain the time known activities on any project। तो हर एक प्रोजेक्ट की जो भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले हम सारे सीपीएम के पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि इट इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक, इट इज अ प्रोबेबिलिटी मॉडल एंड इट हैज मेजरली फोकस ऑन टाइम एज मीटिंग टारगेट और एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिर मीन्स इट इज अप्रोप्रिएट फॉर हाई प्रिसिशन टाइम एस्टिमेशन, जहाँ पे हमारा टाइम एस्टिमेशन प्रॉपरली हम एस्टिमेट कर सकते हैं। देन इट हैज नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब and there is a chances of crashing as there is no certainty of time is present। then it does not use any dummy activities। यहाँ पे हम dummy activities नहीं यूज करते बिकॉज जो पर्ट डिजाइन करने का मेथड है उसमें हमें डमी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर आता है इट इज सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो जहां पर हमें पता नहीं कि हमें प्रोजेक्ट में क्या आउटपुट आ सकता है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 9 पॉइंटर्स फॉर PERT। अब हम सीपीएम को देख लेते हैं। तो इट इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक विच मीन्स द नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। देन वो PERT वॉज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। फिर इट मेजरली फोकस ऑन टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर आता है इट इज अप्रोप्रिएट फॉर रीजनेबल टाइम एस्टिमेशन। तो अगर हमें कुछ अप्रोक्सीमेट टाइम फाइंड आउट करना है तो हम सीपीएम यूज कर सकते हैं। इट हैज रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब। देन there may be crashing because of certain time bound। then it uses dummy activities। अगर हम सीपीएम को हमें बनाना है तो हमें डमी एक्टिविटीज बीच में डालनी पड़ती है, अदरवाइज हम सीपीएम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और इट इज बेसिकली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारे 9 डिफरेंसेस हो गए PERT एंड सीपीएम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन risk management and explain the different categories of risk। तो फर्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि देर आर 4 things that we need to identify। first we have to identify रिस्क आइडेंटिफिकेशन। मतलब एक्चुअली बेसिकली रिस्क क्या है वो हमें लिखना है कि व्हेन देर इज समथिंग predictable that happens in our project, so that is called a risk। जैसे अगर हमारा प्रोजेक्ट हमने बनाया बट यूजर को हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, या फिर उसको इंटरफेस पसंद नहीं आया, या हमने मोबाइल ऐप बना के दिया बट कस्टमर को हमें उसको वेब एप्लीकेशन चाहिए था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहले हमें क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या करना है कि हमें एनालाइज करना है कि वो रिस्क कितना सीरियस है। फिर उसके बाद हमें प्लान करना है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो हमें क्या करना है। फिर आता है कि अगर मॉनिटरिंग, मतलब अगर वो रिस्क हुआ तो हमने उसके हिसाब से कैसे हमने उसको हैंडल किया, दैट इज मॉनिटरिंग। मतलब हमें मॉनिटर करना है कि वो हमारा प्रॉपर हुआ कि नहीं। एंड वी हैव टू क्रिएट PERT, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक बेस्ड ऑन what was the risk। now these are some of the definitions of risk। now what are the categories of risk। तो इसके लिए ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है कि हमारे पास 4 एंटिटीज है, एक्टर, देन स्ट्रक्चर, टास्क एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो 4 एंटिटीज है उसके बेसिस पे हमें
रिस्क आइडेंटिफाई करना है, जैसे what are the risks that are related to actor in the project. So relate to those involved in project including both developers and users and managers. मतलब from the staff who are working for the project, what kind of risk may be there, like some staff may leave the organization, some may not be available due to sick or illness. तो ये सब में हमें क्या करना है. फिर आता है टेक्नोलॉजी, मतलब अगर हमारी प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई या फिर हमारे को न्यू टेक्नोलॉजी सीखना है तो उसमें हमें टाइम लगेगा, तो वो टेक्नोलॉजी रिस्क है. फिर आता है स्ट्रक्चर, दिस इंक्लूड्स मैनेजमेंट प्रोसीजर, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है काम करने का या कम्युनिकेशन का, उसमें हमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं. और फिर आता है टास्क, मतलब द वर्क कैरिड आउट बाय इन द प्रोजेक्ट, सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क मे बी इन्वॉल्व विथ ईच टास्क. So these are the four categories of risk. Now next question is state and describe Burman's priority list in project management. So Burman's priority list क्या है? First, that is give priority to shortest critical activities. Then we have to give importance to other critical activities. Then we have to go for shortest non-critical activities. Then we have to go for non-critical activities with least float, and then we have to go for other non-critical activities. So this is the priority list. And resource usage, we have to maximize the usage of resources. So पहला इसमें पॉइंट आता है कि need to maximize percentage usage of resource. So people should not remain idle, otherwise they will, when the work is given, then also they will not do the work. Then need to balance between cost and completion date, and we have to allow for contingency, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है. जैसे अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, अगर हमें जावा का प्रोजेक्ट करना है बट जावा के प्रोग्रामर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम दूसरे लोगों को ट्रेन करके वो प्रोजेक्ट करा सकते हैं क्या. सो ऑल दीज कंटीजेंसी मेजर्स वी हैव टू टेक केयर. Then comes the critical path. So scheduling resource can create new dependencies. मतलब जब हमने resources डाल दिए तो क्या होता है कि हमारा जो PERT चार्ट था वो हमारा चेंज हो सकता है, उसमें न्यू डिपेंडेंसीज क्रिएट हो सकती है. तो हमें क्या करना है, वो उसके रिसोर्सेज के हिसाब से वापस से हमें अपना जो PERT चार्ट है उसे चेंज करना पड़ेगा. फिर आता है कि हमें हमारा जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा मेसी हो सकता है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स वो हमारे चेंज हो सकते हैं. तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा. मतलब रिसोर्स कब कब अवेलेबल है उसका एक पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें हमारा जो PERT चार्ट है वो चेंज करना पड़ सकता है. फिर हम क्या कर सकते हैं, इन एलोकेटिंग इंडिविजुअल्स टू एक्टिविटी, हम पर्सन्स को एक्टिविटी दे सकते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, क्रिटिकलिटी, रिस्क, टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेशन. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट बोहेम टॉप 10 डेवलपमेंट रिस्क. तो 10 रिस्क है और उसकी जो टेक्निक्स है, दैट हाउ टू रिड्यूस दैट रिस्क, वी हैव टू राइट दोज. तो पहला रिस्क हो गया कि पर्सनल शॉर्टफॉल्स, मतलब जो पर्सन हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारा पहला रिस्क हो गया. इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, जो स्टाफ है वो हमें टॉप टैलेंटेड स्टाफ को अपॉइंट करना है. फिर दूसरा, हमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, करियर डेवलपमेंट, अर्ली शेड्यूलिंग ऑफ की पर्सन्स, ये सब हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो रिस्क पर्सनल शॉर्टफॉल है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाए. सेकेंड आता है अनरियलिस्टिक टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब हमने जो एस्टिमेट किया टाइम एंड कॉस्ट वो हमारा गलत हो गया. तो उसके लिए हमें क्या करना है, अलग अलग टेक्निक्स, मतलब हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अप्लाई मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, डिजाइन to cost, then incremental development, recording and analysis of past projects, standardization of methods, ये सब हम टेक्निक यूज कर सकते हैं. फिर आता है रॉन्ग सॉफ्टवेयर फंक्शंस, हमने जो सॉफ्टवेयर फंक्शंस डेवलप किए वो रॉन्ग हो गए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, यूजर सर्वे, हम प्रोटोटाइप बना के यूजर मैनुअल बना के यूजर्स को दे सकते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली एक्सेप्ट हो जाए. फिर डेवलपिंग
रॉन्ग यूजर इंटरफेस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इंटरफेस का प्रोटोटाइप बना सकते हो, टास्क एनालिसिस कर सकते हो, एंड वी हैव टू इन्वॉल्व यूजर्स इन आवर प्रोजेक्ट। गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग का मतलब है कि हमने जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे ज्यादा हमने बोल दिया कि हम ये वो सब बना के देंगे, विच इज रॉन्ग। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट स्क्रबिंग करना है, हमें रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से पॉलिश करना है और यूजर्स को बताना है कि हम इतना ही बनाने वाले हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं बताना है। उसके लिए हम प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइन टू कॉस्ट कर सकते हैं। फिर आता है लेट चेंजेस टू रिक्वायरमेंट, मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ गया तो फिर हमें चेंज कंट्रोल टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। फिर आता है शॉर्टफॉल इन एक्सटर्नली सप्लाइड कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेंच मार्किंग, मतलब हमारे जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स थे वो फेल हो गए, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम इंस्पेक्शन, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, रिव्यूज, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं टू अवॉइड दैट एक्सटर्नल कंपोनेंट। फिर आता है शॉर्टफॉल इन एक्सटर्नली परफॉर्म टास्क, हमने जो आउटसोर्सिंग किया वो टास्क हमारे ठीक से परफॉर्म नहीं हुए, तो उसके लिए हम क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, कॉम्पिटिटिव डिजाइन, ये सब टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है रियल टाइम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमुलेशंस, प्रोटोटाइपिंग एंड ट्यूनिंग, मतलब हम प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट का और फिर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉप 10 बोहेम्स, टॉप 10 रिस्क हो गए। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ सीपीएम एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट दिया है, इसके हिसाब से हमें सीपीएम बनाना है, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये प्रोजेक्ट को आपको कैसे डील करना है, ये देखिए, पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ए, तो हमें ए से इसको स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, ए कंप्लीट हो गया तो हम बी सी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बी लिखना है और यहाँ पे लिखना है सी, मतलब ए के बाद हम बी सी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बी कंप्लीट हो गया तो हम डी कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये हमारा डी हो गया। फिर जैसे ही हमारा सी कंप्लीट हो गया तो हम ई पे जा सकते हैं, तो ये हमारा ई हो गया। और जैसे ही डी ई दोनों कंप्लीट हो गए तो हम एफ कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये हमारा एफ हो गया और इसके बाद हमें स्टॉप होना है। फिर इसके बाद ये हर एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो ड्यूरेशन है इसको आपको पाथ पे लिखना है। जैसे ए का ड्यूरेशन कितना हो गया, ए का ड्यूरेशन है 3, तो अब ये हमारा एक्चुअल, मैंने इसका स्केलेटन बना दिया है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे कि ये जो एक्टिविटी है ए, ये हमारा एक पर्टिकुलर एरो पे आ जाएगा। ये देखिए, हमें पहला नोड बनाना है स्टार्ट, और इसके बाद हमारे एरो पे आ जाएगा एक्टिविटी ए। फिर यहाँ पर एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा तो हम यहाँ से बी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम सी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम हो गया, ए का हो गया 3, बी का 5, सी का 7। फिर जैसे ही हमारा बी एंड सी कंप्लीट हो गया तो हमें डी स्टार्ट करना है, तो ये मेरा डी हो गया और यहाँ पर ई स्टार्ट हो गया। फिर ये दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों का ड्यूरेशन भी लिख दिया 10 एंड 5। फिर मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना है, दैट इज एफ, और जैसे ही मेरा एफ कंप्लीट हो गया तो लास्ट नोड पे जाना है, दैट इज नोड 6, और यहाँ पे इसका ड्यूरेशन लिख दिया। तो इस तरह से आपका पर्ट सीपीएम का पाथ कंप्लीट हो गया। अब आप कोई भी पाथ ले लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए कि विच इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, ए बी डी एफ, मतलब हमारे प्रोजेक्ट को टोटल टाइम लगेगा 22 वीक्स। सो दिस इज द आंसर फॉर द प्रोजेक्ट। और हमारा जो सेकेंड पाथ है वो है 19 वीक्स का, बट क्रिटिकल पाथ है 22 वीक्स वाला पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ सीपीएम नेटवर्क यूजिंग प्रेसिडेंस नेटवर्क कन्वेंशन फॉर प्रोजेक्ट इन द टेबल। अब ये जो टेबल है इसके हिसाब से आपको सीपीएम नेटवर्क बनाना है। तो यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन और प्रेसिडेंस दिया हुआ है, तो आप फिर से एक रफ डायग्राम पहले बना लीजिए और फिर उसको आप अच्छे से फेयर कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला स्टार्ट के 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं, ए एंड बी, ए बी एंड एफ, ये तीनों प्रोजेक्ट, बिकॉज इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, तो मैं ए बी
और एफ, ये तीनों प्रोजेक्ट को एक साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में तीनों प्रोजेक्ट हमारा एक साथ स्टार्ट होगा। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो गया ए बी एफ, तो बी कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, तो हम सी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां से मैंने सी को स्टार्ट कर लिया। जैसे ही मेरा बी कंप्लीट हो गया तो आई कैन गो फॉर डी एंड ई। यहाँ पे देखिए बी कंप्लीट हो गया तो आई कैन गो फॉर डी एंड ई। ये दो प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर सकती हूँ। देन जैसे ही ई एफ दोनों कंप्लीट हो गया तो आई कैन गो फॉर ई एफ, कंप्लीट हो गया तो आई कैन गो फॉर जी। मतलब मैं यहां से और यहां से ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जा सकती हूँ विच इज जी। एंड सी डी कंप्लीट हो गया, देखिए सी और डी दोनों कंप्लीट हो गया तो आई कैन गो फॉर एच। और जैसे ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आई हैव टू स्टॉप। सो दिस इज द स्केलेटन ऑफ सीपीएम। फिर इसको हम अब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक साथ हम ए बी और एफ, ये तीनों प्रोजेक्ट्स एक साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारे ए बी और एफ कंप्लीट हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही ए एंड बी कंप्लीट हो गया तो वी कैन गो विथ सी एंड डी। जब हमारा बी कंप्लीट हो गया तो आई कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ ई। बट अब ये सब कंप्लीट हो गए तो सी और डी कंप्लीट हो गया तो आई कैन स्टार्ट विथ एच। एंड ई एफ कंप्लीट हो गया तो आई कैन स्टार्ट विथ जी। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का डायग्राम हो गया। अब आपको ऐसा एक सर्कल बनाना है हर एक एक्टिविटी के लिए और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको वैल्यूज डालने हैं। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट इज 13 वीक्स। तो मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पर हर एक नोट्स को नंबर करना है 1 2 3 4, ऐसे मैंने सीरियली नंबर कर दिया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये जो ड्यूरेशन है उसे मुझे एरोस पे लिखना है, 6 3 4, ये सारे मैंने एरोस पे ड्यूरेशन लिख दिया। अब मुझे देखना है कि अगर मैं 0 पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती हूँ तो आफ्टर 6 वीक्स आई विल रीच हियर। देन 6 + 3, after 9 weeks I will reach here, and 9 + 2, that is 13 after एडिंग 2। बट मुझे यहां से भी लेना है कि कौन सा वाला जो मैक्सिमम है वो लेना है। तो यहां से अगर मैं जाती हूँ तो 11 आता है, बट इस तरफ से जाएंगे तो 13 आएगा। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेना है। फॉरवर्ड पास में आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेना है और बैकवर्ड पास करते वक्त मिनिमम वैल्यू लेना है। तो इस तरह से हमारा 13 आ गया। फिर मुझे यहाँ पे 0 + 4, ये हो गया 4, 4 + 4 8 होता है। बट अगर मैं ये पाथ से आती हूँ तो 9, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेना है, दैट इज 9। तो यहाँ पे मेरा 9 आ गया। फिर इस पाथ से अगर आते हैं तो हमें आता है 4 + 3 7। बट एफ के पाथ से अगर हम आते हैं, ये वाले पाथ से आते हैं तो हमें आता है 10। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, इसलिए यहाँ पे हो गया 10। तो 10 के पाथ से जब मैं आती हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू आता है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब ये वाला 13 एज इट इज लिखना है और अब मुझे बैकवर्ड पास करना है। तो 13 - 3 इज इक्वल टू 10 एंड 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज हो गए। फिर नेक्स्ट पाथ को बैक ट्रेस कर लीजिए। यहाँ पे -2 किया तो 11, यहाँ पे -4 किया तो ये आ जाएगा 7। देन ये वाले पाथ के लिए आपको बैक ट्रैक करना है कि अगर ये 11 है तो 11 - 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा पाथ हमारा बैक ट्रेस हो गया। अब क्या करना है, ये जो दोनों है इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, 10 - 10 दिस इज 0, देन 11 - 9 इज 2, 13 - 13 इज 0 एंड 8 - 6 इज 2। तो इस तरह से हमारा सीपीएम का डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तो आप मेरा जो वीडियो है एसपीएम का पूरा एंटायर वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ, आप एक बार उसको भी देख लीजिए तो आपको डेफिनेटली ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उसको डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस ये वीडियो भी देख लीजिए। आपको बहुत इजीली आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।